पहला प्रश्न है सीटेड जूनियर लेवल का। जितने जूनियर वाले सदस्य हैं बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को पढ़ें। मैं इसके कुछ टर्म आपको समझा देता हूं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी अर्थात लार्जेस्ट नंबर ऑफ द, लिखा है देखिए, अंग्रेजी में भी पढ़िए हिंदी में भी। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। हाँ, द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। फर्स्टली नो अबाउट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। किसी भी संख्या की, किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या, उतने 9 लिख दीजिए, वह लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। ये हो गई लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, दैट इज द 999। अब इसको लिखने का तरीका भी आप जानिएगा इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। दूसरा, एक बात होती है अभाज्य गुणनखंड की, दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसकी शुरुआत 2 से होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। इस हिसाब से वो नंबर जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद, इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या उनको डिवाइड नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। क्लियर। अब पूछा कितने अभाज्य गुणनखंड है। फिर मैं जैसे आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 12, मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो आप 12 का फैक्टराइजेशन करिए। क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 2 गुणे 3। कितने प्रकार के विभिन्न, देखिए 2 तरह से, जैसे फैक्टर्स की बात करो तो 3 है, लेकिन कितने प्रकार के हैं इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक 2 है और दूसरा 3 है। 2 प्रकार के प्राइम फैक्टर हैं, 2 प्रकार के प्राइम फैक्टर। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 24, तो 24 लिखा तो आपको पता है 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3। भले ही देखिए फैक्टर में 2 का उपयोग 3 बार किया गया है, लेकिन एक 2 है और दूसरा 3 है। 2 प्रकार के प्राइम फैक्टर्स है, एक प्रकार और एक टोटल। टोटल फैक्टर्स की हम एक विस्तृत क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर फैक्टर्स की काउंटिंग कैसे होती है हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए, अगर किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो जितने प्रकार के अलग अलग फैक्टर्स हैं वही आपको आंसर में लिखना है। आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसको समझिए। जो नंबर आपको दिया गया है, कितने 9 है बोलिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप इसको अगर 3 से ब्रेक कर दें, 3 से ब्रेक कर दें, या सीधा सीधा आप इसको जानते हैं कि अगर हम इसको 9 यहां से अलग कर ले, होगा 1 1 1 1 1 1। 9 को भी आप जानते हैं कि 3 गुणे 3 होता है, अर्थात देगा एक ही फैक्टर है। अब आगे देखिए, जो अपने पास ये नंबर है 11111, इसमें एक नियम होता है मैथमेटिक्स में डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी एक होती है, मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं किसकी डिविजिबिलिटी होती है, 7 की, 11 की, 13 की, और 7 की, 11 की, 13 की और 37 की। यह एक प्रॉपर डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और वह डिविजिबिलिटी क्या होती है आप समझिए। कभी भी कोई नंबर ऐसे लिखा है 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, जैसे मान लीजिए अभी लिखा हुआ था, ये देखिए, आप एक काम करिए, यहां पर अंतिम से 3 का पेयर बना लीजिए। अंतिम से 3 का पेयर बना लीजिए, किसी एक को, जिसको बड़ा देखिए उससे छोटे को भाग करिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो 0 0 0 आया। कंफर्म है, अगर हमें भाज्यता भी चेक करनी है तो कोई संख्या 7 से, 11 से, 13 से और 37 से तभी कटेगी अगर यहाँ का मान इस मान से कंप्लीट कैंसिल हो और 0 हो जाए, या उनकी भाज्यताओं में आ जाए। जैसे 7 से भी, मतलब जैसे देखिए 0 0 0 आ रहा तो सबसे कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी और 37 से भी। लेकिन अगर 0 0 0 नहीं आता है, कोई ऐसी संख्या आती जो 7 के पहाड़े में है तो 7 से कटेगी, 11 के पहाड़े में तो 11 से कटेगी, 13 के पहाड़े में 13 से कटेगी, 37 के पहाड़े में तो 37 से कटेगी। कुल मिला के मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके पास गुणनखंडों में 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 37 आएगा। तो आप ये समझ लीजिए, एक तो 3 था, 3 में आप इसको कैटेगरी वाइज एक ही फैक्टर मानिए, 7 लीजिए, 11 लीजिए, 13 लीजिए और 37 लीजिए। तो अगर हम विभिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 5 फैक्टर इसके लिए अवेलेबल है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपके उत्तर है, कई सारे लोगों ने मुझे दिया भी है, जिसमें मोहम्मद सबीर आलम ने आंसर दिया है, अंकित यादव ने उत्तर दिया है। सभी लोग, जितने लोग 5 बता रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट सोल्यूशन, दैट इज द परफेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से, ध्यान से एक एक प्रश्न को अच्छे से कवर करिए, ठीक है। दूसरे प्रश्न पर मैं आता हूं। दूसरे प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए कि क्या है प्रश्न। यह प्रश्न प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। जितने प्राइमरी वाले सदस्य हैं ध्यान से देखें, थोड़ा समझे, मुझे बताएं। ये प्रश्न मैं जब क्लास में भी कराता हूं तो कई बार प्रॉब्लम होती है, आप में से बहुत सारे छात्रों को होती है। क्वेश्चन क्या है, दशमलव संख्याओं की तुलना
करने में अक्सर आपके यहाँ एक प्रश्न आता है प्राइमरी में, अगर आप फेस कर प्राइमरी का पेपर देते हैं तो आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं कलेक्शन, जो कि 0 दशमलव के साथ होते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर दिखाइए। उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्चुअली यह नंबर कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे कभी मैं लिख देता हूं, ऐसे जनरल में बात कर रहा हूं, आप लोग जो कमेंट कर सके बताएं। जैसे 0.378 लिखा है और 0.5 लिखा है या 7 लिखा है, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? मतलब इसको अगर ए मैं बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो आप में से कोई इसको देख करके बता सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? हालांकि आपको बताना चाहिए, बिल्कुल बता सकते हैं। दशमलव के अगर अंकों के हिसाब से हम कंपैरिजन प्लान करते हैं तो दशमलव के बाद चेक करते हैं सबसे पहले कौन नंबर है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ पर 7 है, तो बड़ा यहाँ पर ए है, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर बी है। हमें दशमलव के अच्छा कुछ चीजें और भी समझ, जैसे मान लीजिए 0.7 लिखा था, इस समझिए एक्चुअली ये 7 नहीं है, ये 700 है। इसको 0.70, अब जैसे मान लो मुझे लिख दिया जाता, दे दिया जाता, केवल ऐसे दे दिया जाता कि 0.7 है 0.70 है। अब आपसे पूछा जाता है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहते भैया दोनों बराबर है, क्योंकि 0 लगा दो, एक बार नहीं 10 बार लगा दो, दे ऑल आर द इक्वल, सबके सब बराबर है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है दशमलव संख्याओं की तुलना करने में प्रायः छात्र गलती कर देते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, जैसे यहीं पर मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूं, 0.50 0.5 से बड़ा है, हमको लग रहा है 2 अंक लिखे गए हैं, जबकि आपको पता है दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट है तो डिजिट के बाद जितनी मनमर्जी आप 0 लिखिए उसका कोई कभी प्रभाव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई ये बता रहा है कि 0.50 0.5 से बड़ा है, तो उसके पास अगर वह एक प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो लिखा है एक त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या है? स्टूडेंट्स ऑफन मेक मिस्टेक इन कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0.50 इज लार्जर देन 0.5, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉजेस ऑफ द एरर? इस गलती के सबसे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, इसको आपको बताना है। आप उनको पॉइंट्स को पढ़िए। कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन अभ्यास ना होना, क्या अभ्यास होगा तो आप गलती नहीं करेंगे? अभ्यास इसका कारण नहीं हो सकता। अगर अभ्यास की तरफ आप चलते हैं तो यहाँ पर अभ्यास इसका कारण नहीं हो सकता है। अभ्यास के बाद भी इस तरह की गलतियां होती। पूरे पॉइंट्स को पहले अच्छे से पढ़िए। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के प्रतिनिधित्व के मूर्त अनुभव का अभाव, लैक ऑफ द कंक्रीट एक्सपीरियंस ऑफ द रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर। देखिए नंबर लाइन पे डेसिमल नंबर्स को प्रेजेंट तो किया जाता है, डेसिमल नंबर लाइन होती है, दशमलव एक संख्या रेखा होती है जिसपे आप दशमलव के नंबर्स को लिख तो सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन में इसका कोई रोल नहीं है। कंपैरिजन एक अलग प्रोसेस है, कंपैरिजन में रेखा का उपयोग करके हम चीजों को नहीं, अभी इसको भी रुब्रिक करके रखिए। छात्रों द्वारा लापरवाह प्रयास, ये तो बहुत बड़ी गलती। जैसे कहते हैं कि मतलब टीचर कहते नहीं तुमने लापरवाही करी, तुम देखे ही नहीं ध्यान से, ये लेकिन कारण मैं इसको जेन्युइन कारण नहीं मानता हूं। इसमें सच में सही कारण ये होगा, दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा। दरअसल अवेयरनेस नहीं है कि डेसिमल के बाद का 0, डेसिमल के पहले का 0, इंटीजर के पहले का 0, इंटीजर के बाद का 0 किस प्रकार से इंपैक्ट डाल पड़ता है। इसलिए डी ऑप्शन दशमलव के क्रम के शून्य के महत्व, दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में जो गलत धारणा है, दैट इज द मेजर कॉजेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द लैक्स, दिस टाइप्स ऑफ द एरर इन द क्लासरूम। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगर आप लगा रहे हैं तो दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्लीज नोट करें सभी लोग और ध्यान से अच्छे से पढ़िए, एक एक प्रश्न को अच्छे से पॉइंट करते जाइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूं, आपके सारे रिस्पॉन्स, मतलब हर लेवल पे मैं रिस्पॉन्स करने को तैयार हूं। थर्ड, सीटेट प्राइमरी लेवल का ही प्रश्न है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न का सोल्यूशन समझिए। क्या दिया है कि एक घन है, घन को क्यूब कहते हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम आयतन 2197 है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया। फर्स्टली नो अबाउट द क्यूब। ये जो आपका घन होता है, आप इसको पहले दिमाग में रख लीजिए क्या है। लूडो देखा होगा आपने, लूडो जो हम डाइस खेलते हैं, दैट इज द क्यूब, वही क्यूब है। क्यूब की सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात किया जाए तो दे ऑल आर द इक्वल। यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, सबकी सब साइड से अर्थात भुजा है। क्या है? भुजा है। ये है क्यूब। अगर हमको भुजा पता है तो इसके बारे में कुछ जानकारी रख लीजिएगा। क्या? सबसे पहले इसका वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम आयतन, आयतन इसका होता है ए क्यूब, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा।
दो प्रकार के सरफेस, जैसे आप अपने रूम में जिसमें बैठे हैं, अगर इसकी ही सारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, राइट नाउ इट इज ए क्यूब, यह क्यूब बन जाता है। अगर हम इसमें कहें कि आपको यहाँ पर इसमें कितनी हवा है, जिसकी क्षमता इसके आयतन की बात होती है, और आयतन का फार्मूला ए क्यूब होता है। मैं कहूं कि यार इसकी फर्श और छत को छोड़ दो, दीवालों का क्षेत्रफल निकाल दो, दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया। उसी को लेटरल सरफेस एरिया जो वहां पूछा है प्रश्न में, ये 4a वर्ग होता है। और मैं कह दूं भैया आप फर्श और छत को भी इन्वॉल्व करो, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 6a वर्ग होता है। ठीक है, अब आपको इस प्रश्न में कितने लोग का कमेंट आया मैं देखना चाहता हूं। अंकित का, प्रतिभा का, आरके का, सुजीत का, आरके, धीरेन्द्र, सबके उत्तर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से पढ़िए। बालून दिया है ए क्यूब और इसका मान दिया है 2197। यहां से आपको निकालनी होगी भुजा ए। तो भुजा निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ द 217। आप कहोगे सर अब बताइए हम कैसे घनमूल कर पाए। ये भी एक चैलेंज होता है कि घनमूल निकाले तो कैसे निकाले, क्योंकि मुझे ए का मान चाहिए, तभी तो जाकर यहां पुट करूंगा तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा। अब इसको भी समझ लो कैसे निकालें। देखो, जब भी कभी आपको घनमूल करना हो तो आप एक काम किया करिए। आप सबसे पहले जो संख्या दी है 2197, उसके अंतिम 3 अंक ले लीजिए। यहां पर क्या है, 2। 2 के लिए एक संख्या सोच के बताइए जिसका घन 2 हो जाए या तो उससे कम रहे, 1। और यहां पर अंत में 7 है, ध्यान देना। 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 रखा जाता है, तो 7 है तो 3 रख दीजिएगा, तो घनमूल हो जाएगा 13। कन्फर्म 13 होगा। 2 के लिए 8 रखा जाता है और 8 के लिए 2, बाकी के लिए सेम। अगर अंत में 1 होता तो 1 रखते, 5 होता तो 5 रखते, जो भी होता वो रखते। 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 का उपयोग किया जाता है, तो इसका घनमूल हो गया 13। कितना हो गया, 13। अब आपको क्या करना है, निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज द पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो लिखा है 4a वर्ग, मतलब 4 गुणे a वर्ग। a मतलब 13 का वर्ग 169 होता है। मल्टीप्लाई करिए, 4 गुणे 9 करिए, 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 6 24, 3 27 की 7 हासिल 2, 4 1 के 4 2 6, 676 होगा, दैट इज देन ऑप्शन ए। यही इस प्रश्न का हल है। तीसरा प्रश्न 676 द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। आई बातें समझ में।